दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रामजी प्रसाद। और आज फिर से स्वागत है आपका JSSC JEE में पूछे गए प्रश्नों के सीरीज में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं लगातार एक सीरीज दूंगा आपको क्वेश्चनों का, लेकिन बीच में एक लंबा गैप आ गया, उसके कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी। लेकिन अब आज के बाद मैं फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ, और मैं फिर लगातार आपको हर एक दिन अगले 8-10 दिन में मैं सारे क्वेश्चंस आप YouTube चैनल पे डाल दूंगा। तो हम लोग अभी देख रहे थे JSSC JEE सिविल के क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपको पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक प्रोवाइड किए थे। और मैं आज आपको 25 से आगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 26 से आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा। और अब तो इसके पहले तक जो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा था तब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन अब नोटिफिकेशन भी आ गया है। और नोटिफिकेशन आने के बाद आप सभी लोग, मुझे आशा है कि अपने अपनी तैयारी में लग गए होंगे और अब जोर शोर से तैयारी करने की जरूरत है। और एक सूचना मैं जो आपको बताता हूँ, लास्ट वीडियो मैंने डाला था अपना, जिसमें मैंने नोटिफिकेशन को लेकर वीडियो डाला था, लेकिन मैं आज कुछ बातें बताने वाला हूँ आपको कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये सिर्फ नगर विकास विभाग का है। और इसको देख के ये नहीं सोचना है कि बस इतनी ही रिक्तियां है। क्या रिक्तियां अभी और भी है, और ये रिक्तियां अब आने वाले समय में हो सकता है इसी फॉर्म के साथ ऐड हो जाएगा, या फिर अलग से उसकी नोटिफिकेशन जारी होगी। तो अभी जो है 3-4 विभाग के रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई है आयोग को जैसे ही ये रिक्तियां प्राप्त होती है तो उस पर नोटिफिकेशन जारी होगा, या फिर अगर 15 जनवरी के पहले ही रिक्तियां अगर आयोग को मिल जाता है, उसका रिक्वेजिशन आयोग को मिल जाता है, तो इसी नोटिफिकेशन में ये रिक्तियां ऐड कर दी जाएगी। और अगर उसके बाद आयोग को प्राप्त होता है तो इसके लिए एक नया नोटिफिकेशन फरवरी 1 एंड या फिर जनवरी लास्ट तक आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो तैयारी है इसको जोर शोर से काफ़ी अच्छे से करने की जरूरत है। और इसका परीक्षा होने की जो संभावना है, ये परीक्षा आपका अप्रैल माह के अंत में हो सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग अगर इस परीक्षा में जुड़े हुए, इस परीक्षा की तैयारी में जुड़े हुए हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और फिर जो है, चूंकि अब तो परीक्षा में एक ही एग्जाम होना है, और एक और महत्वपूर्ण सूचना है इस परीक्षा से संबंधित, वह है कि यह जो परीक्षा होगी वह ऑफलाइन पैटर्न पे नहीं होगा। यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर पे बेस्ड होगा, यानी कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएगी। तो इस वजह से आपको है अच्छे से तैयारी करना चाहिए। और परीक्षा में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना हो, ताकि आपके जो अंक हैं वो आपके घटे नहीं। तो ये 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं थी परीक्षा से संबंधित, नोटिफिकेशन से संबंधित। अब मैं आगे आपको जो है क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड कर रहा था उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं मैं। और अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया था 2016 की परीक्षा में, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26 अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा था कि इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट ऑफ वाटर आर, यानी कि इन्वायरमेंट में जो एट्रीब्यूट है वाटर का वो क्या क्या है। तो देखिए ऑप्शंस आपके पास है BOD ओनली, DO ओनली, एसिड एंड एल्केली ओनली, BOD, DO, एसिड एंड एल्केली। BOD का आप देखिए, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो इन्वायरमेंट का बात करते हैं अगर हम लोग, तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वायरमेंट का मतलब आपको समझना है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से यह संबंध है। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो हम लोग बात करते हैं वो बातें हम लोग कहते हैं वाटर सप्लाई से। तो वाटर से संबंधित ये क्वेश्चन है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन है। और इसमें पूछा जा रहा है कि इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट ऑफ वाटर्स आर, वाटर में क्या क्या हम लोग देखते हैं या फिर हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं, जो मेजर पार्ट है। तो देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वाटर सप्लाई में वो होता है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD जो है, एक्चुअली ये जो है BOD का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, है ना, जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिकम्पोज होता है, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिकम्पोज होते नहीं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपके हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। कुछ सब्सटेंसों को छोड़ दे तो, जैसे सिल्ट है और सैंड अगर वाटर में मिक्स है तो ये आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं नहीं देता है। लेकिन अगर उसी में कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, समय के साथ डिकम्पोज होना शुरू होता है। और जब डिकम्पोज करता है तो डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजिशन का 2 ही तरीका है। एक तरीका जो है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। आइदर ये ऑक्सीडेशन से होगा और रिडक्शन से होगा। लेकिन चूंकि हमारा जो वाटर है वो, अगर हम लोग वाटर सप्लाई में बात करें तो वो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में होता है, इस वजह से
जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो पानी से जब ऑक्सीजन को लेता है तो दैट इज नॉन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक सब्सटेंस पानी में प्रेजेंस है तो वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन का डिमांड करेगा और इस प्रकार ऑक्सीजन का कमी जो है पानी में होगा। तो बीओडी का बिल्कुल जीरो होना चाहिए पानी में। और सेकेंड चीज है डिजॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि हर प्योर वाटर में जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन जो रहता है उसका रहने का एक लिमिट है और उस लिमिटेशन में ही मैक्सिमम वैल्यू में वो पानी में रहना चाहिए। अगर वो कम होता है तो उससे बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती है, इसलिए डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये दो चीज हम लोग जरूर देखते हैं। इसके अलावा एसिड और एल्कलीज है ना, तो ये इनका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बीओडी डीओ एसिड एंड एल्कली, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो द आंसर इज डी। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको द स्ट्रक्चरल मेंबर यूज्ड फॉर फिक्सिंग ऑफ सीट्स ऑन टॉप ऑफ रूफ इज। तो देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। द स्ट्रक्चरल मेंबर यूज्ड फॉर फिक्सिंग ऑफ सीट्स ऑन टॉप ऑफ रूफ इज। देखिए आपके ऑप्शंस हैं कोड मेंबर, दूसरा है आपका फैकेट, तीसरा है गैबल इंट्स और फोर्थ वन इज द पर्लिन्स। तो आपको ये क्वेश्चन जो है स्टील से पूछा गया है। स्टील में हम लोग टॉपिक देखते हैं दैट इज द स्ट्रक्चर एनालिसिस, मतलब स्टील स्ट्रक्चर एनालिसिस जब करते हैं तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का बात जब हम लोग करें तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रूफ पे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में हमारा क्या होता है जो रूफ होता है ना, उस रूफ पे हम लोग रूफ पे सीट लगाते हैं। तो ये रूफ बना हुआ है, मान लो कि ये एक जो है ये एक रूफ ट्रस बना हुआ है, सपोज करते हैं दिस इज ए रूफ ट्रस, ये एक रूफ ट्रस बना हुआ है। इस रूफ ट्रस के ऊपर अब ये आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ रूफ। रूफ का एक क्रॉस सेक्शन है, आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस क्रॉस सेक्शन आप ऐसा देख रहे हैं, ऐसा ही ये क्रॉस सेक्शन पूरा बना हुआ होगा। अब इस क्रॉस सेक्शन पे हम लोग चाहते हैं, मान लो कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो इस तरह से बना हुआ है ना, ये एक बना हुआ है, फिर दूसरा बना हुआ है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शंस बने हुए हैं आपके। तो इन क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग जोड़ते हैं ऐसे, तो ये टॉप जो है रीच जो है, दिस टॉप पार्ट इज नॉन एज रीच, इसको हम लोग रीच बोलते हैं, दिस इज रीच। अब ये जो है हम लोग यहाँ पर जो सीट लगाना चाहते हैं, तो सीट लगाने के लिए हम लोगों को इस बीच में हम लोगों को मेंबर प्रोवाइड करना पड़ता है। दैट मेंबर में बी आइदर चैनल और एंगल, ये जो मेंबर्स हैं ये चैनल और एंगल हो सकते हैं। इस तरह से हम लोग मेंबर यहाँ प्रोवाइड करते हैं। अगर उसको हम लोग क्रॉस सेक्शन में देखें, अगर हम लोग चैनल यहाँ पे हमने लगाया है तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये चैनल हम लोग लगाएंगे, इस तरह से हम लोग चैनल लगाते हैं और ये कोड के माध्यम से जो है दिस इज नॉन एज कोड, ये चैनल को हम लोग जो है एक साथ रखने के लिए कोड लगाते हैं बीच बीच में, ताकि ये चैनल अपने पोजीशन पे रहे, ठीक है। तो इस चैनल के ऊपर हम लोग शीट डालते हैं, सीट डालते हैं, ये हो गया आपका सीट। तो दिस चैनल मेंबर जिसका यूज हम लोग शीट डालने के लिए कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज पर्लिन्स। सो दिस मेंबर इज नॉन एज पर्लिन्स। सो आपके आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर डी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, पर्लिन्स। तो इस प्रकार से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द फ्लूइड स्टैटिक डील्स विद, पहला विस्कस एंड प्रेशर फोर्सेस, दूसरा विस्कस एंड ग्रेविटी फोर्सेस, तीसरा ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्सेस और चौथा जो है सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटी फोर्सेस। तो ये क्वेश्चन जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का है। फ्लूइड मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आपको पूछा जा रहा है कि इसमें मतलब फ्लूइड स्टैटिक जो है, यानी कि फ्लूइड स्टैटिक का मतलब है फ्लूइड इज इन रेस्ट। रेस्ट में जब फ्लूइड होगा तो वो कौन सा पैरामीटर को इसमें डील करेगा, है ना। तो देखिए फ्लूइड जब रेस्ट में होगा तो उसमें मोशन नहीं होगा, और जब मोशन नहीं होगा, यानी कि कहने का मतलब अगर फ्लूइड को हम लोग रेस्ट में रखते हैं, सपोज फ्लूइड जो है हमारा वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में अगर है तो उसमें मोशन नहीं है, तो जब मोशन नहीं होगा तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेंगे। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, उसमें स्ट्रेस भी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि स्ट्रेस विल बी डेवलप ओनली व्हेन, स्ट्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ तभी डेवलप होता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है। तो चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, अगर ये फ्लूइड को हम लोग यहाँ बंद कर दें और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये मोशन में नहीं होगा, ये आगे नहीं जाएगा, तो इस पर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। स्ट्रेस मतलब शियर स्ट्रेस, फ्लूइड में जो होता है शियर स्ट्रेस, दैट शियर स्ट्रेस विल बी जीरो, सो द विस्कोसिटी विल बी आल्सो जीरो। तो विस्कोसिटी और शियर स्ट्रेस तो यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन इन फ्लूइड का जो अपना वेट है, दैट वेट विल बी एक्ट
वो तो हमेशा नीचे की तरफ काम करता रहेगा। तो ये जो वेट होगा, ये वेट लगेगा, तो वेट क्या होता है, वेट किसकी वजह से लगता है, ग्रेविटी की वजह से। सो ग्रेविटी तो होगा ही होगा। अब फ्लूइड का ये वेट एक पर्टिकुलर एरिया पर एक्ट करेगा, तो वेट, दैट वेट व एरिया इज आल्सो नोन एज प्रेशर, सो प्रेशर विल बी आल्सो एक्ट। तो इस केस में क्या होगा कि चूंकि विस्कोसिटी जीरो हो गया, विस्कस फोर्स लगेगा नहीं, शियर फोर्स लगेगा नहीं, है ना, तो विस्कस चूंकि लगेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन जो है विस्कस एंड प्रेशर फोर्स, तो विस्कस चूंकि जीरो है तो वो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन भी है विस्कस एंड ग्रेविटी फोर्स, फिर इसमें विस्कस का यूज किया गया तो वो नहीं होगा। थर्ड इज द ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स, ये आपका आंसर होगा, है ना। थर्ड जो आंसर है ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं कि 29 क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है वो हम लोग समझते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउजेज रिवेलिंग इन बिटुमिनस पेवमेंट, है ना, इसमें से कौन जो है वो रिवेलिंग का कारण है बिटुमिनस पेवमेंट में। पहला है यूज ऑफ सॉफ्ट बिटुमिन, दूसरा है एक्सेसिव बिटुमिन कंटेंट, तीसरा है लो बिटुमिन कंटेंट और चौथा है यूज ऑफ ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट। तो पहले सबसे पहले रिवेल का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। रिवेल का मतलब होता है डिटोरिएशन, डिटोरिएशन ऑफ पेवमेंट। पेवमेंट के डिटोरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेल कहते हैं। और ये डिटोरेशन किसके वजह से होगा, तो डिटोरेशन ऑफ पेवमेंट ड्यू टू डिटोरेशन ऑफ एस्फल्ट और रॉक और एस्फल्ट के डिटोरेशन से जो होगा दैट इज नोन एज रिवेलिंग। और ये जो होता है, ये होने का मुख्य कारण होता है लो बिटुमिन कंटेंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी लो बिटुमिन कंटेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स एंड ब्रेथ ऑफ द वॉल, हाफ ब्रेथ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड, 1/4 ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड एंड 3/4 ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड। तो जो हम लोग एस्टिमेशन एनालिसिस का काम करते हैं हम लोग, तो एस्टिमेशन एनालिसिस में हमारे पास लॉन्ग वॉल मेथड, शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर टू सेंटर मेथड होता है। अभी आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है ये लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड से पूछा गया है। लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड में हम लोग करते क्या है कि जो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, है ना, जो दो वॉल मान लेते हैं, ये प्लान है हमारे पास एक बिल्डिंग का या किसी भी चीज़ का, तो इसमें हम लोग जब ये डिस्टेंस मेजर करते हैं इस लॉन्ग वॉल का, तो ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर होता है सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। और सेंटर किसका होता है, ये जो आपका शॉर्ट वॉल है, दिस इज द शॉर्ट वॉल, ये शॉर्ट वॉल हो गया, दिस इज लॉन्ग वॉल। तो शॉर्ट वॉल का जो मीन होगा, हाफ जो होगा, वो हाफ हम लोग लेते हैं, इधर से भी हम लोग हाफ लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड। सो द आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 31, हमारा क्या कह रहा है वो हम लोग देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है फाइनेस मॉडुलस ऑफ मीडियम सैंड रेंजेस बिटवीन, फाइनेस मॉडुलस ऑफ मीडियम सैंड रेंजेस बिटवीन। पहला ऑप्शन है 1.7 to 2.1, दूसरा आंसर है 2.2 to 2.5, तीसरा है 2.6 to 2.9 और चौथा है 3 to 3.2। तो हम लोग देखते हैं कि पहले क्या होता है, फाइनेस मॉडुलस क्या होता है। व्हाट इज द फाइनेस मॉडुलस, फाइनेस मॉडुलस, व्हाट इज फाइनेस मॉडुलस। तो फाइनेस मॉडुलस एक्चुअली है क्या वो समझ लेते हैं हम लोग। हम लोग क्या करते हैं, जब किसी सॉइल का हम लोग सीव एनालिसिस करते हैं, जब किसी सॉइल का हम लोग सीव एनालिसिस करते हैं और उसमें इस प्रकार से हम लोग 3-4 सीव लगाते हैं अलग अलग साइजेस का, है ना, जो सीव नंबर से डिसाइड होता है साइज। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग सॉइल को या सैंड को जो भी है इसको हम लोग यहाँ रख लेते हैं। मान लो सैंड का कर लेते हैं या सैंड रखते हैं, और सैंड का जो साइज होता है दिस साइज रेंजेस बिटवीन 75 माइक्रोन टू 4.75 mm, 75 माइक्रोन टू 4.75 mm इस बीच में रेंज करता है। तो यानी कहने का मतलब ये जो है 4.75 mm को पास होना चाहिए सीप को, और 75 माइक्रोन सीप पे जाके सब रिटेन हो जाना चाहिए। सच टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज नॉन एज सैंड, उसको हम लोग सैंड कहते हैं। जब ये यहाँ से पास होगा तो जो पास हो रहा है मान लो कि, और हम लोग यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दिए, मतलब एक और शीप लगा दी हम लोग, तो जो इस शीप पर जो रुक रहा है पार्टिकल, है ना, मान लो जो 4.75 से ज़्यादा होगा साइज, वो अगर मान लो ये 4.75 mm का सीप है, मान लो सपोज करते हैं हम लोग, है ना, तो और ये मान लो 2 mm साइज का सीप है, तो यहाँ पर जो है 4.75 से ज़्यादा जो साइज होंगे पार्टिकल्स के वो ये रुक जाएंगे यहाँ पर, तो दैट विल बी द रिटेन पार्टिकल। फिर दूसरा जो है मान लो 2 mm से जो जिसका साइज बड़ा होगा वो भी रुक जाएगा, बाकी पास हो जाएगा।
अब 2 mm के ऊपर जो पार्टिकल, वेट ऑफ पार्टिकल रिटेन का बात करेंगे, वो जो इस पे रुका वो तो रुकेगा ही, प्लस जो इस पे रुका वो भी रुकेगा। सो दोनों का वेट जो होगा दैट इज द क्यूमुलेटिव वेट ऑफ रिटेन पार्टिकल। तो क्यूमुलेटिव वेट ऑफ रिटेन पार्टिकल को अगर हम लोग जब डिवाइड करते हैं, क्यूमुलेटिव वेट ऑफ रिटेन सॉइल और डिवाइडेड बाय 100, दिस इज द फाइनेस्ट मॉडुलस, दिस इज नॉन एज फाइनेस्ट मॉडुलस। और सैंड के लिए, फॉर सैंड फाइनेस्ट मॉडुलस वेरीज बिटवीन 2.2 to 3.2। इसमें क्या है, फाइन सॉइल के लिए ये जो वैल्यू होता है, फाइन सॉइल के लिए ये 2.2 से लेकर 2.6 तक होता है। सेकेंड जो हमारा मीडियम सैंड है, फाइन सॉइल लिख रहा है, फाइन सैंड, सेकेंड इज द मीडियम सैंड। मीडियम सैंड के लिए ये जो वैल्यू होगा 2.6 से 2.9 तक होगा। एंड थर्ड वन इज द कोर्स सैंड। सैंड का भी 3 क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं एज पर द साइज। दिस इज 2.9 to 3.2। सो आप जब क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो आपको पूछ रहा है फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ मीडियम सैंड रेंज इज बिटवीन, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है 2.6 to 2.9, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो द मीडियम सैंड के लिए पूछा 2.6 to 2.9, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ फाइनेस्ट मॉडुलस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। What is the radius of curve for an arc length equal to that of chord length of 10 meter given the degree of the curve is 5 degree? Option is 125.4 degree, 114.6 meter, and C is 110.6 meter, and last D is 120.4 meter। आपको पूछ रहा what is the radius of curve for an arc length equal to that of the chord length। Arc length is equal to the length of chord length, and that length is given 10 meter, and the degree of curve is given as 5 degree, and the degree of curve is given as 5 degree। then what will be the radius of the curve? तो radius of curve क्या होगा वो हम लोगों को पूछा जा रहा है। अब देखिए कि ये कर्व है हमारे पास, मान लो सपोज ये कर्व हमने ले लिया, एंड द एंगल फॉर्म्ड बाय द कर्व एट द सेंटर, ये कर्व है तो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, उस सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज नॉन एज डिग्री ऑफ कर्व, डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, अगर ये 360, अगर ये पूरा कर्व हम लोग बना लेते, पूरा अगर हम लोग कर्व बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो एंगल बनता है दैट विल बी द 260 डिग्री। तो 360 डिग्री, ये जो पूरा एंगल बनेगा दैट इज 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के लिए आपका लेंथ ऑफ कर्व क्या होगा? तो 360 डिग्री के लिए लेंथ ऑफ कर्व जो है आपका दिस विल बी 2 पाई आर। अगर पूरा ये कर्व बनता है तो इसका पैरामीटर क्या होता है? द पैरामीटर शुड बी 2 पाई आर 360 के लिए। तो 1 डिग्री के लिए क्या होगा? सो 5 डिग्री के लिए लेंथ ऑफ कर्व क्या होगा? फॉर 5 डिग्री के लिए अगर लेंथ ऑफ कर्व हम लोग देखें तो दिस विल बी 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू 5। ठीक है, एंड दिस लेंथ ऑफ कर्व, तो लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कर्व इक्वल टू लेंथ ऑफ कोड दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कोड, एंड द लेंथ ऑफ कोड इज गिवन 10 मीटर, 10 मीटर इक्वल टू 2 पाई आर इंटू 5 डिग्री बाई 360। सो आप यहाँ से जब r निकालोगे तो 360 डिग्री इंटू 10 मीटर बाई 5 डिग्री इंटू 2 पाई, ये कैंसिल हो गया 2, फिर दिस इज द 360 डिग्री बाई पाई मीटर। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 114.6 मीटर, 114.6 मीटर। हैंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 114.6 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते क्या है। Question number 33. The void ratio of soil is the ratio of the void ratio of soil is the ratio of the, this is a very easy it is a very easy question। आपको पूछा जा रहा है कि void ratio क्या होता है, what is the void ratio। तो void ratio हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो void ratio क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। अगर सॉइल ले लेते हैं हम लोग तो सॉइल में क्या होता है, सॉइल 3 फेज में एग्जिस्ट करता है। सॉइल है 3 फेज, पहला हो गया ये, दिस इज द सॉलिड फेज एंड दिस इज द वॉइड, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज द वॉइड। तो ये इसका हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड और दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड के रिस्पेक्ट में कितना वॉइड है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज नॉन एज वॉइड रेशियो. This is known as void ratio. So this is the definition of void ratio. It is the ratio of volume of void to the volume of solid. तो आप ऑप्शंस पढ़िए. पहला ऑप्शन था volume of void to the volume of soil solid. Second one is the volume of void to the total volume. Third one is the volume of void to volume of water. And fourth is the volume of air to volume of void. तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ये जो पूछा जा रहा है, तो void ratio इक्वल टू क्या, हमने क्या बताया, वॉल्यूम ऑफ void बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम लोग बोल सकते हैं सॉइल सॉलिड. सो आंसर जो इसका ऑप्शन ए है, that is the ratio of volume of void by volume of soil solid is the actual definition of void ratio. So option A is correct option. Now next question देखते हैं हम लोग क्या है. Now question number 34. Local word girder refers to. Local word girders refer to. इस क्वेश्चन को गर्डर को हम पहले भी एक बार आपको बताए थे. अब क्वेश्चन नंबर हमको एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ये वर्ड गर्डर हम लोग यूज किए थे शायद क्वेश्चन नंबर 16 में. हमारा जो प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसमें आपको पूछा गया था रोल्ड बीम्स आर यूज्ड फॉर द स्पैन, तो उसमें हम आपको गर्डर यूज किए थे वर्ड. तो देखिए गर्डर एक्चुअली क्या होता है, गर्डर का मतलब होता है बीम. गर्डर का मतलब होता है बीम. तो अब यहाँ पर लोकल वर्ड गर्डर का मतलब आपको समझना है बीम. तो अब ऑप्शन देखिए क्या क्या है आपके पास. ऑप्शन इज आई बीम, फिर है चैनल, फिर है आई एस ए सेक्शन, फिर फ्लैट स्ट्रिप. सो द करेक्ट आंसर जो होगा वो चैनल नहीं होगा, सेक्शन. बीम, गर्डर का मतलब ही आपको बीम समझना है, और ये गर्डर हम लोग तब यूज करते हैं जब लंबा स्पैन के लिए यूज करते हैं हम लोग. सो द करेक्ट आंसर विल बी द आई बीम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है. क्वेश्चन नंबर 35 is the soil is mainly produced by the soil is mainly produced by the options are weathering of the solid rocks, second one is the erosion of surface, C is the volcanic action, and D is the decomposition of organic material. तो soil किस तरह से बनता है, तो soil का formation का क्या क्या तरीका है. soil का formation का जो first step होता है that is the weathering of rocks. The first step is weathering of rocks. रॉक्स का वेदरिंग है ना, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा आगे भी स्टेप. एंड वेदर्ड होने के बाद क्या होगा कि ये एक जगह से दूसरे जगह जाएगा. सो जहाँ पर जाएगा तो चूंकि ले जाया रहा है इसको, सो दिस सेकेंड स्टेप इज ट्रांसपोर्टेशन. एंड ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होता है, डिपोजिशन. एंड डिपोजिशन के बाद जो होता है फिर अपहेवलिंग. अपहेवलिंग का मतलब क्या होता है, अपहेवलिंग मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रॉक. एंड नाउ लास्ट वन इज द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. सो सॉयल का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह के साइकिल में घूमता है. पहला क्या होता है, जो रॉक है, अपहेवल का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रॉक. तो ये इस तरह से घूमता है कि रॉक जो है उसका वेदरिंग होता है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, फिर अपफिलिंग होता है. तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके पास है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका क्या क्या ऑप्शन हम लोग उसको देख लेते हैं. फिर वेदरिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स, फिर दूसरा एरोजन ऑफ सरफेस, सेकंड इज द वॉल्केनिक एक्शन, एंड फोर्थ वन इज द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. सो द एज पर दिस डायग्राम, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक इज नॉन एज पैडोजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ रॉक इज नॉन एज पैडोजेनेसिस, एंड दिस साइकिल इज नॉन एज जियोलॉजिकल साइकिल. इस साइकिल में आप देखिए कि पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, वेदरिंग ऑफ रॉक. सो द आंसर विल बी वेदरिंग ऑफ रॉक. बाकी जो भी ऑप्शन है वो आपके ऑप्शन, बाकी जो भी ये प्रोसेस में है वो आपके ऑप्शन में नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स. दैट इज द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग. 36 in leveling work, curvature correction as applied to the staff reading is always first one is the neutral, B is the positive, C is 0 and D is the negative. तो हम लोग पहले ये एकदम समझ लेते हैं कि सरफेस जो कर्वेचर करेक्शन है वो क्या होता है. जब हम लोग लेवलिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ टर्मोलॉजी है, जैसे लेवल लाइन क्या है, लेवल सरफेस क्या है ना. तो मान लो कि हमारा अर्थ जो है वो एक्चुअली क्या है कि वो फ्लैट तो होता नहीं है, अर्थ जो है कुछ इस तरह से वो कर्व के नेचर का होता है. और यहाँ पर मान लो एक लेवल आपने लगा लिया, एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगा लिया, तो आप इस तरह से देखते हो, दिस इज द लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ, आप इस तरह से लगा के ये आप कुछ इस तरह से लगा के आप क्या करते हो, यहाँ पर लेवल आपने लगा दिया, फिर यहाँ से आप इस तरह से देखते हो. सपोज हमने स्टाफ यहाँ पे लगाए थे,
तो स्टाफ लगाए थे तो स्टाफ हमेशा क्या लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। और अर्थ जो है वो कर्व के नेचर का है, तो कर्व का नेचर का है तो जो रेडियस होगा दैट इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो इस तरह से स्टाफ लगेगा, दिस इज स्टाफ। तो दिस लाइन जो है, ये लाइन जो है अर्थ के सरफेस के पैरेलल तो है नहीं। अगर आपको करेक्ट रीडिंग लेना है तो आपको इसके पैरेलल एक लाइन ले आना पड़ेगा, दैट लाइन इज नॉन एज लेवल लाइन। लेवल लाइन इज नथिंग बट दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। तब देखिए एक्चुअल जो है आपका रीडिंग यहाँ पर है ना, लेकिन आप रीडिंग कहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो। दिस इज द ऑब्जर्व रीडिंग। और ये किस वजह से हुआ, दिस इज ड्यू टू, ये जो लेवल लाइन हमारा इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है, दिस इज ड्यू टू द नेचर ऑफ द कर्व मतलब अर्थ का नेचर है जो सरफेस का, उसकी वजह से हुआ है। सो ट्रू रीडिंग इज हियर, ट्रू रीडिंग आपका यहाँ पर है, लेकिन आपका जो ऑब्जर्व रीडिंग हो रहा है वो ऊपर हो रहा है। सो इतना आप ज़्यादा मेजर कर रहे हो, तो आपको अगर सही करना है रीडिंग को तो आपको क्या करना होगा, स्टाफ रीडिंग जो मिल रहा है, दिस इज द स्टाफ रीडिंग जो मिल रहा है उसमें ये वैल्यू घटाना पड़ेगा। सो दिस करेक्शन इज नॉन एज कर्वेचर करेक्शन। सो द नेचर ऑफ कर्वेशन करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। सो द नेचर ऑफ कर्वेचर करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37, if the radius of earth is r and the distance of the staff from the level is d, then the combined correction for curvature and refraction is, then the combined correction of for curvature and refraction is। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है, ये पिछले क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन नंबर 36 उसी से बेस्ड है। दिस इज नॉन एज करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, दिस इज नॉन एज करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, दिस इज करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। एंड दिस कर्वेचर करेक्शन को हम लोग जो है, हम लोग जब डिटरमाइन करेंगे तो दिस वैल्यू इज 0.0785 डी स्क्वायर, वेयर आर इज टेकन, यहाँ पर हमने आर ले लिए हैं, है ना, आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लिए हैं, वेयर आर जो है दिस इज कंसीडर एज 6370 किलोमीटर एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू इज 0.0785 एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज व्हाट, नेगेटिव। अभी मैंने बताया था दिस इज सब्ट्रैक्टिव इन नेचर, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये रीडिंग हमको यहाँ लेना था, अब हम इसको करेक्ट कर लिए, अब यहाँ पहुँच गए हम करेक्ट करने के बाद, तो अब यहाँ से हमको रीडिंग यहाँ लेना था। अब देखिए क्या है कि जो रिफ्रैक्शन की वजह से जो है, रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा जो रे ऑफ लाइट है वो थोड़ा नीचे चला जाता है। रिफ्रैक्शन होता है किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन जो है एक्चुअली जो होता है वो होता है ड्यू टू द डिफरेंट डेंसिटी ऑफ एयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटी का डिफरेंट है एयर का, डिफरेंस की वजह से ये रिफ्रैक्शन होता है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या है कि ये आपने क्या किया कि कम मेजर किया था लेकिन आप ज़्यादा नोट कर रहे थे, तो अब इसको क्या करना होगा, करेक्ट करना पड़ेगा। एंड दिस करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, correction due to refraction is 1/7 of correction due to curvature. Suppose this is cc, so the correction due to refraction is always 1/7 of cc. तो this will be, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो this will be 0.0112 डी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो होगा, चूंकि आप नीचे मेजर कर रहे हैं और नोट यहाँ कर रहे हैं, मतलब मेजर यहाँ कर रहे हैं और हम लोग जो घटा रहे थे वो यहाँ के लिए घटा रहे थे, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव नेचर का होता है। सो इन दोनों को जब मिलाएंगे हम लोग, दैट इज नॉन एज कंबाइंड करेक्शन सी सी प्लस सी आर, एंड दिस वैल्यू इज कम्स -0.06673 डी स्क्वायर। दिस इज द कंबाइंड करेक्शन। तो आपको पूछा जा रहा है कि कंबाइंड करेक्शन जो होगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज r एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ फ्रॉम द लेवल इज d, then the combined correction for curvature and refraction is less than curvature correction, more than curvature correction, or equal to that of curvature correction and equal to that of refraction correction। तो आप देखिए ये जो वैल्यू है combined correction, this is 0.0673 d square, where combined correction correction due to curvature is 0.0785 and combined correction is also negative, but it is more than this, है ना। यानी combined correction जो है, combined correction उससे कम है, या फिर बोल सकते हैं कि correction due to curvature जो है वो combined correction से ज़्यादा है। So the option number A is the correct answer। Now हम लोग next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ फ्रॉग इन द ब्रिक इज टू। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 आपको कह रहा है कि फ्रॉग जो हम लोग ब्रिक्स में लगाते हैं उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो आप देखते हैं फ्रॉग एक्चुअली क्या है, ब्रिक्स के ऊपर जो फ्रॉग होता है वो क्या होता है। फ्रॉग पहले समझ लेते हैं क्या है, कि जब आप ब्रिक्स आप देखते होंगे तो ब्रिक्स कुछ इस प्रकार से आपको नजर आता है, ठीक है।
दिस इज ए ब्रिक, और ब्रिक के ऊपर क्या होता है, ब्रिक के ऊपर इस तरह से यहाँ पर एक डिप्रेशन बना रहता है टॉप फेस पर, है ना। टॉप फेस पे आप देखते हैं क्या कि इस तरह से डिप्रेशन बना हुआ रहता है, ठीक है। दैट डिप्रेशन दिस इज नॉन एज फ्रॉग, ये टॉप सरफेस पे होता है और इसमें कुछ ट्रेड का नाम लिखा रहता है ABC या फलाना चिलाना, कुछ भी इसमें नाम लिखा रहता है। तो ये जो एक्चुअली क्या है ना, ये नेम ऑफ ट्रेड के लिए नहीं दिया रहता है। एक्चुअली आप जब एक ब्रिक्स के ऊपर दूसरा ब्रिक्स लगाते हो तो एक दूसरे को ज्वाइंट करने के लिए, एक दूसरे को पकड़ने के लिए, यहाँ सीमेंट आए, सीमेंट मतलब मोटार यहाँ पर आए, तो मोटार को फिल करने के लिए ताकि दोनों को एक तरह से की ज्वाइंट करे, उसके लिए हम लोग ये फ्रॉग प्रोवाइड करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी, अब देखिए क्या है, एम्बॉस मैन्युफैक्चर नेम्स, दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर आल्सो एम्बॉस मैन्युफैक्चर नेम, ये होता है, वो नाम डालता है अपना। रिड्यूस द वेट ऑफ ब्रिक, ये करेक्ट नहीं है, और ये पहला भी करेक्ट नहीं। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एग्जाम लिखते हो तो उसमें आपको हो सकता है सारे आंसर सही हो, लेकिन आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर देना होता है। सो द मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज फॉर्म की केड ज्वाइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोटार, सो द आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। साइनाइट इज ए, तो साइनाइट एक्चुअली क्या है, दिस इज द टाइप ऑफ रॉक, दिस इज द टाइप ऑफ रॉक जो कि आप बिल्डिंग में पढ़ते हैं। रॉक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, बट दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल, और उसमें भी कौन सा स्टोन से ये पार्ट है, और ये आपको याद रखना चाहिए, दिस द डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक, डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, which of the following mouthpiece is having maximum coefficient of discharge? माउथ पीस क्या होता है, माउथ पीस एक्चुअली मेजरिंग डिवाइस है जिससे हम लोग डिस्चार्ज मेजर करते हैं, ठीक है ना। माउथ पीस क्या होता है कि एक मेजरिंग डिवाइस है जिससे हम लोग डिस्चार्ज मेजर करते हैं। ये एक्चुअली अलग अलग शेप का हो सकता है, जैसे ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें हम लोग ये माउथ पीस हमने यहाँ लगा दिए हैं, है ना। इसका शेप ऐसा भी हो सकता है, या फिर इसका शेप ऐसा भी हो सकता है, या फिर इसका शेप ऐसा भी हो सकता है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पीस एंड इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज, है ना। तो इसका जो है आपको पूछना है कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसका मैक्सिमम होगा, ये वैल्यू याद करने वाली चीज है, और इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस। सो द आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस। इस प्रकार से आप इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 40 तक देखें कि क्या एग्जाम्स में पूछा गया था और उसके करेक्ट ऑप्शन क्या थे। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस, या फिर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज या ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, जेएसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या आप जेएसएससी सीजीएल की भी तैयारी करना चाहते हैं, या आपके मित्र भाई बंधु को भी अगर जेएसएससी सीजीएल या फिर जेएसएससी से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या किसी भी वक्त हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपकी तैयारी को हम आपके अंजाम तक पहुंचा सकें। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 41 क्या था।